सो ये एमपीएस से सीए की जर्नी और सीए से क्यूबिट की जर्नी किस तरह से आगे बढ़ी? I started with like cold calling. अब अच्छी lifestyle चल रही है, earning a lot of money, as well as I'm going out, for traveling and all that. But then one fine day, that was one of the turning point in my life. So I left my insurance business and वो lifestyle, को छोड़ के शोज़ भी जिस तरह के शार्क टैंक वगैरह टीवी पे आए हैं, इन्होंने स्टार्टअप नाम को घर घर में पहुंचा दिया है। बता सकते हैं कि किस तरह से एक स्टार्टअप की जर्नी जाती है? आज की डेट में एक और चीज़ प्रॉब्लम ये हो रही है कि सब स्टार्टअप करना चाहता है बिकॉज दे आर सीइंग द फैंसी वर्ल्ड। देयर इज एन ओशन एंड आइसबर्ग का टिप दिखता है, वो टिप दिखता है लेकिन टिप के नीचे का नहीं दिखता है, और वो टिप के नीचे बहुत बड़ा होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिएशन फॉलोड बाय द फर्दर स्टेजेस। अगर मैं क्यूबिट कैपिटल की बात करूँ तो आप किस स्टेज पे हेल्प करते हैं? अब हर टीम के हिसाब से इन्वेस्टर्स अलग है, बिकॉज आपका स्टेज अलग है, आपका साइज अलग है, आपको कितना हाउ मच मनी और लुकिंग टू रेज, दैट इज डिफरेंट। एआई का किस तरह से आप क्यूबिट कैपिटल के अंदर यूज़ करते हैं और किस तरह से स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के आप मैच मेकिंग कराते हैं? हमारा जो टेक्नोलॉजी होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्टली गेटिंग the whole data science behind it. So we gathered a lot of data. Our algorithms tracks the behavior of each and every investor. वो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी स्टेज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस साइज ऑफ द कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाउ मच मनी दे आर इन्वेस्टिंग इन एनी पर्टिकुलर कंपनी, व्हाट आर द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दे हैव मेड इन द पास्ट। तो किसी भी स्टार्टअप को फंडिंग अरेंज कराने के लिए हेल्प करने से पहले आप उसमें क्या चीज़ देखते हैं? अब विजन कैसा है, आपकी टीम कितनी एक्सपीरियंस्ड है, कितनी पैशनेट है, वो कस्टमर्स लाइकिंग योर प्रोडक्ट और नॉट। स्टार्टअप के फाउंडर्स वो कौन सी गलती करते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक होती है इस केस में? मेजरली क्या है गलती, ये चीज़ भी होती है कि हम सिर्फ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन गेटिंग द कैपिटल। मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स व्हेन यू आर पिचिंग टू एनी इन्वेस्टर, don't just open up your PPT and just start sharing the problem statement to the solution and then taking it till the end slide by slide. Momentum versus traction. It's not about certain milestones. क्या ठीक है मैंने ये revenue milestone है वो मैंने achieve कर लिया. It's about consistent momentum that whether you're building it or not. That is also very much needed. Consistency is the key basically. कंसिस्टेंट, आपका रेवेन्यू कंसिस्टेंट होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट यू हैव टच्ड अ माइलस्टोन, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है। मोमेंटम ट्रम्प्स योर ट्रैक्शन और रेवेन्यू माइलस्टोन्स। नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। क्या एक स्टार्टअप फाउंडर को भी नेटवर्किंग के अंदर इन्वॉल्व होके वर्क करना चाहिए या? द पीपल हु हैव बिल्ड बिजनेसेस, व्हेन यू नेटवर्क विद दोज काइंड ऑफ पीपल, you learn a lot and your horizon opens up. How is the Indian ecosystem of the startup is different from rest of the world? UPI is the biggest example of it. Young population that we have, tech savvy population that we have, the digital infrastructure that is getting created. Startups के कुछ negative points से related है। कभी कभी हम अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर होते हैं और ज़रूरत होती है तो एक ऐसी सलाह की जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। मैं हूं दीपक सिहाग और मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऐसे ही सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स की कहानियां, उन्हीं की ज़ुबानी, और ये कहानियां ही आपको वो एक कदम देने में मदद करेगी। और इसी सफ़र में आज हमारे साथ हैं क्यूबिट कैपिटल के को फाउंडर सीए वैभव तोतुका। क्यूबिट कैपिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के बीच में मैच मेकिंग कराता है। वैभव प्रोफेशन से एक सीए हैं, सो आइए मिलते हैं सीए वैभव तोतुका से। तो स्वागत है वैभव आपका हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच दीपक जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। वेलकम वैभव। सो वैभव, आज हम जानेंगे आपकी जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्कूल फॉलोड बाय क्यूबिट कैपिटल और किस तरह से आप इस फंड रेजिंग में मदद करते हैं। सो चलिए आपकी जर्नी की शुरुआत करते हैं आप ही के साथ। सो आपकी स्कूलिंग हुई एमपीएस में, एमपीएस के बाद में आप सीए एज अ प्रोफेशन आपने चूज़ किया एंड करंटली आप कंपनीज को हेल्प करते हैं फंड रेजिंग करने में। सो ये एमपीएस से सीए की जर्नी और सीए से क्यूबिट की जर्नी किस तरह से आगे बढ़ी? शुरुआत से ही सोचा हुआ था कि सीए करके एमबीए करना है, बिकॉज कॉमर्स में ऑब्वियसली उस टाइम पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं थी। सो आई थॉट कि नहीं, मेरे को पहले सीए करना है एंड देन आई विल बी डूइंग एमबीए फ्रॉम अब्रॉड ओनली। सो आई डिड माई सीए
and in 2010 I cleared my CA, and after that I wanted to do MBA from abroad. तो अब क्या होता है कि मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA करना था, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर एंड आई वांटेड टू लर्न. अब लेकिन जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें there's a thing that you need to have a work ex. So I thought कि यार पहले जॉब करते हैं. So I started applying. I got offer from Big Four also, and but then I don't know what happened. I didn't accept any offer letter. मुझे लगा कि नहीं, मेरे को जॉब नहीं करना है. I want to like focus on my own thing. But कोई क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है. And then I started with my father's business. My father's business is into corporate insurance. So he's having a legacy business in insurance sector across Rajasthan since last more than 48 years. So I started with that, and so unse seekhte gaye, and I started with like cold calling. Like I used to go to the factories and I used to knock the doors, and that is how I used to like go inside. And 20-21 साल का लड़का, उसके लिए बहुत difficult होता है to go and especially for insurance, but then I paved my way, and I thought कि नहीं यार, अगर मुझे successful होना है तो I need to do things differently, which the other crowd is not doing. So that is why I started working on those strategies. जो राजस्थान में उस समय कोई भी इंश्योरेंस कंसल्टेंट नहीं करता था. So I grew my business amazingly well, and I was living a very lavish lifestyle. काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, obviously 1-1.25 साल के स्ट्रगल करने के बाद, I started generating good revenues for myself in the insurance sector. And अब अच्छी lifestyle चल रही है, where like I'm earning a lot of money, as well as I'm going out for traveling and all that. So मैं वो काफ़ी कर रहा था और lifestyle बहुत अच्छी चल रही थी. But then one fine day, that was one of the turning point in my life. When I was like meeting the companies जिनका इंश्योरेंस करता है, तो रिलेशनशिप बनने लग जाता है. And they told me कि I am facing a lot of problem, that we have a vision, a good long-term vision we have, but how we can reach there? What should be the strategy? What should be the roadmap? Plus we are talking to one consultant for one service, another consultant for another service. And there are a lot of gaps which are there. And that is where I don't know what happened. So I always follow my gut. No matter, if anybody is criticizing or not, if anybody is saying I am taking the wrong action, I am taking the wrong decision, doesn't matter to me. If I believe in my gut, then I do it. Thought कि नहीं यार, इसमें मुझे कुछ करना है. I want to help these SME companies. कैसे करना है? No idea. And so I left my insurance business, which was well established. मैंने खुद establish किया अपना खुद का portfolio, and वो lifestyle को छोड़ के I started with a company called 360 Financials, where our vision was to provide all the kind of financial solutions under a single platform for any company, so that they can grow, and we help them in growing them. So I thought कि this is somewhat like I realized today that this is the purpose of my life, but उस time तो पता नहीं था. But ये था कि नहीं, मुझे companies को grow करने में help करनी है. And raising capital is one of the very critical element for any company to grow. So we started with project finance. अब आता कुछ finance में है नहीं, because CA में normally हम tax और audit ज़्यादा समझता है, ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, और experience भी वहीं पे मिलता है. But finance में ज़्यादा कुछ idea था नहीं. So हमने वो start किया. So I partnered with a consultant who was very deep into project finance. So I said कि clients मैं ले आऊँगा, आप project finance उनका project finance करो आप. And that is where we started. So I used to get clients and I used to learn from him. Then वो बहुत अच्छा चलने लग गया था. And then one fine day I realized that again, मैं अगर जयपुर में ही रह जाऊँगा तो कहते हैं ना कि I'll be a frog in the well, कुएं का मेंढक बन के रह जाऊँगा. So I started traveling outside Jaipur. So I started visiting cities like Bangalore, Delhi, Mumbai, and समझ रहा था कि what is happening in India. Then I started traveling abroad.
that to see what is going on in the world. So I traveled to New York, I traveled to Dubai, Singapore, and other countries. कि देखे तो सही what is going on in the world. And that is where I got introduced to foreign currency loans. So in which foreign banks or Indian or the foreign branches of Indian companies, Indian banks are offering loan at a very cheaper rate of interest. And उस टाइम पे SME कंपनीज को ज़्यादा पता नहीं होता था. ये मेजरली कॉर्पोरेट्स को पता था, कई SME कंपनीज को नहीं पता था. एज थॉट कि if I'll be able to help them in getting the loan at a very cheaper rate of interest, तो जो differential होगा that is their profit, because of which they can grow. So again, the path was growing the companies. So I started with that. My lowest rate of interest was 0.6% per year. So it was going very well. And then, some scam happened, because of which the loan market was shutting off a bit. That time I started private equity funding as well. So I used to get investors for the companies and I started learning those things. So we did a lot of good transactions. And then, one fine day I got introduced to, so there was a fellow who, whom I met in some party. So he just took a merchant banking license and he just started doing IPOs. उससे पहले उसने कोई IPO नहीं किया था, but license ले लिया था उसने. And that is where we thought that let us do something in the IPO market, SME IPOs जो हैं. So उस टाइम पे अब ये भी नहीं पता था कि IPOs कैसे होंगे, because I was not knowing much about share market also. मेरा जो investments था वो मेरा एक friend देखता था. So I was not very accustomed to share market and that to IPOs. But then एक वो fire होता है कि नहीं, this is a good thing to do, let's do it. अपने आप रास्ता मिल जाएगा. So I started like doing IPOs, and उस time पे like we used to travel and meet the companies. We used to see the factories and कि ये company का IPO लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए. And so वहाँ से start किया. So we got got some companies on boarded with us. अब ये था कि IPO को लेके कैसे आना in terms of what should be the right strategy. What are the kind of investors we should look upon. और फिर हमने देखा SME market में भी चल क्या रहा है. Again that perspective that करना है तो कुछ अलग करना है और अलग तरीके से करना है. So उस टाइम पे हम लोग फोकस करते थे कि एक तो we'll be getting HNIs and institutional investors, क्योंकि अगर वो IPO में आ जाते हैं तो retail investors will follow. That was one thing. Second thing, we used to do road shows for companies. तो हमारे रोड शो भी ऐसे होता था जो एक लिस्ट मेन बोर्ड कंपनी का IPO आ रहा है उसके रोड शोज जैसे होते हैं वैसे होता है. सो वी यूज्ड टू डू रोड शोज इन मल्टीपल सिटीज एंड देन आवर IPOs वर ओवर सब्सक्राइब्ड एंड देन फिर next one, the next one, and the next ones all were oversubscribed and subscribed by HNIs institutions. बहुत लोग ये बोलते थे कि ये अभी नए लड़के हैं, ये क्या IPO कैसे लेके आएंगे and everything else. But what I feel is that if you are having that fire, if you're so passionate about helping people and you're passionate about your purpose, then I feel रास्ते मिलते चले जाते हैं. And so I was doing IPOs very well, and then came COVID. So again, during few months, अब IPOs आ नहीं सकते. SME मार्केट में इतना ज़्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था. दूसरा, हम HNIs इंस्टीट्यूशंस से ज़्यादा बात करते हैं तो उनके लिए पर्सनल एक मीटिंग करना इज इम्पॉर्टेंट. यूज्ड टू डू रोड शोज, अब वो रोड शोज भी नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ कोविड. So then for some time, our IPO market was like, our business was like, stagnant. And like everybody, like बहुत सारे businesses थे जो कुछ time के लिए रुक गए. So इनमें से एक business हमारा भी था. But then, during that time, we got a lot of time to think. और ऐसे ही एक, couple of my friends who were running their own startup. And who are deep into technology. So उनको technology का बहुत अच्छा experience है, उनको marketing का बहुत experience है, because they have done their own startups. So, we were like talking and we thought that let us do something together. I, know about raising capital for companies, what should be the right strategy. I've gained a lot of experience in that.
Similarly, you have gained an experience of technology and marketing because you have been doing this thing for so many years. So we thought that let us disrupt the market because there were a lot of gaps which we saw which जो founders face कर रहे हैं अपने capital raise में. Because या तो उनको पता नहीं है कि कौन से इन्वेस्टर रेलेवेंट है बिकॉज हज़ारों इन्वेस्टर्स हैं. अब उस कंपनी के लिए कौन से इन्वेस्टर रेलेवेंट है उनके सेक्टर, स्टेट, साइज एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स के हिसाब से दे आर नॉट नोइंग. फिर देन उन तक पहुँचे कैसे, हाउ शुड दे कनेक्ट विद देम, हाउ शुड दे गेट इंटरेस्ट फ्रॉम देम एंड देन टेकिंग इट टिल द एंड, till the investment is done. There's a huge long process, complex process, and उस time पे they're not been able to focus on the growth of their business because their entire time is getting into fundraising. That was one of the challenge. Second challenge is there are a lot of traditional investment bankers which are there, like how I was. But उस time उसमें क्या होता है challenge कि it is more restricted with the network. अब network हमेशा it will be restrictive, it will be limited to a number and it will be restricted to any particular geography. First is about आज मैं किसी सपोज मैं 200 इन्वेस्टर्स को जान सकता हूँ, 400 इन्वेस्टर्स को जान सकता हूँ. अब उन 400 में से एक कंपनी के लिए हो सकता है 30 से 40 इन्वेस्टर्स हो रेलेवेंट. अब वो 30 से 40 इन्वेस्टर्स का यूनिवर्स हो गया उसके लिए. अब देयर इज अ ड्रॉप ऑफ एट ईच एट एवरी स्टेज. जब हम इन्वेस्टर से बात करना चालू करते हैं, उनको अपना पिच दिखाते हैं, उनके साथ एडवांस लेवल कॉन्वर्जेशन होता है, फिर एंड में कुछ बचते हैं जो हाँ करते हैं, बट देन वो अपॉर्चुनिटी पर लिमिटेड होती है. देन ट्रेडिशनली किसी का नेटवर्क हो सकता है इंडिया में हो लेकिन यूएस में नहीं है, यूके में नहीं है, यूरोप में नहीं है, तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन आ जाता है. किसी का हो सकता है कि वो एंजल इन्वेस्टर में ज़्यादा जानते हैं लेकिन वीसीज में नहीं जानते, वीसीज में जानते हैं तो कॉर्पोरेट्स में नहीं जानते. So the founders are not been able to get good opportunities, maximization of their opportunities for their fundraising, and that is where we thought ki let's do something different. Let's create a larger impact because success rate is 6 to 7% only. That was very low. So then we decided to merge our strengths. So we left what we were doing. I left my IPO business. My other co-founder left their startup. One more co-founder who was working at PwC earlier. So he's having experience of more than 10 years working at PwC. He left PwC. So that we combined our strengths for a larger impact, for a larger purpose. And that is where we formed Qubit Capital. So Qubit Capital mein one way is our technology and another one is our experience. So we created a blend of both so that we can maximize the opportunities for founders. Plus at the same time we give that kind of an experience कि उस कंपनी के लिए उस टाइम पे कौन सा इन्वेस्टर सही है, कौन सी स्ट्रैटेजी सही है, जिसकी वजह से इट इज़ नॉट जस्ट हेल्पिंग देम इन रेजिंग कैपिटल फॉर करंट नीड्स बट ऑल्सो अलाइनिंग विद द लॉन्ग टर्म विजन. प्लस यू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटीज एंड नाउ क्यूबिट कैपिटल इज वर्किंग अक्रॉस द वर्ल्ड. दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग वैभव. एक जर्नी जहाँ पे इंश्योरेंस से आपने स्टार्ट किया, देन यू मूव्ड इनटू अनदर फील्ड ऑल टुगेदर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो. दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगर इंडिया के अंदर में स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करूँ तो ये पिछले कुछ सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है. शोज़ भी जिस तरह के शार्क टैंक वगैरह टीवी पे आए हैं, इन्होंने स्टार्टअप नाम को घर घर में पहुंचा दिया है. बट आज भी एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए या एक पर्सन के लिए जो स्टार्टअप करना चाहता है उसके लिए ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. इसमें मल्टीपल स्टेजेस होती हैं, क्या फंडिंग कहाँ से मिल सकती है, किस तरह से आगे काम करना चाहिए. तो मैं चाहूँगा क्या आप इस कंप्लीट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ब्रेकअप करके बता सकते हैं कि किस तरह से एक स्टार्टअप की जर्नी जाती है. अगर कोई आइडिया है किसी के पास तो उस आइडिया से लेके फंडिंग तक की जर्नी किस तरह से मूव करती है. तो आइडिया से लेकर लॉन्ग टर्म स्टेज में काफ़ी स्टेजेस आती हैं एंड फंडिंग भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं. सो फॉर द ईज ऑफ द ऑडियंस आई विल ब्रेक इट आउट. पहला चालू होता है आइडिएशन से. जब आपके पास कोई एक आइडिया है बट दैट आइडिया शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड इट शुड सॉल्व अ वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम. आज की डेट में एक और चीज़ प्रॉब्लम ये हो रही है कि सब स्टार्टअप करना चाहता है बिकॉज दे आर सीइंग द फैंसी वर्ल्ड. आज इन्वेस्टर से फंडिंग मिल रही है तो हमारा न्यूज़पेपर में नाम आ रहा है एंड वी आर गेटिंग पॉपुलर
एंड बट पीपल आर नॉट सीइंग द अदर साइड ऑफ इट. वो जो कहते हैं ना, एक दिस एन ओशन एंड आइसबर्ग का टिप दिखता है. सो बहुत ही एक फेमस स्टोरी है. वो टिप दिखता है लेकिन टिप के नीचे का नहीं दिखता है, और वो टिप के नीचे अब बहुत बड़ा होता है. एंड सो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हिच इन्वॉल्व, बट आई विल ट्राई टू ब्रेक इट आउट. सो आपका आइडिया शुड बी सॉल्विंग अ वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम. उस आइडिया को जब आप लेके आ रहे हैं तो मार्केट कैसा है, मार्केट की उस टाइम पे नीड है या नहीं है, और मार्केट में उस चीज़ की अडेप्टेबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है. शुड हैव अ सेंस ऑफ दोज थिंग्स, और तब आपको वो चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए. एंड यू शुड बी you should have a very long term vision and a very broad vision. So वहाँ से स्टार्ट होता है, एंड उस स्टेज पे नॉर्मली आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट करते हैं. शुड नॉट गो टू एनी आउटसाइड इन्वेस्टर एट द स्टेज ऑफ आइडिएशन. यू शुड वर्क विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. वहाँ से आप फंडिंग दीजिए. जब आप आइडिया से आप उस फंड्स के बेसिस पे आप प्रोडक्ट बनाइए, so you will get a prototype of that product and you start rolling out in the market. उसको टेस्ट करने के लिए कि वो मेरा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर उसको पसंद भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है. हमने आज कुछ कस्टमर्स के पास हम लेके गए, उनसे फीडबैक जाना, उनका फीडबैक लें और उस फीडबैक के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाएं. सो उस जब आपका प्रोटोटाइप स्टेज होता है, दैट इज वैलिडेशन एंड प्रोटोटाइप जो स्टेज होता है, जब वो क्लियर हो जाता है तब आपके पास कुछ एंजल्स आते हैं एंड दे इन्वेस्ट इन द कंपनी. डोंट गो टुवर्ड्स VCs and micro VCs and all of those. उस टाइम पे you get the majorly the angels and accelerators. There are a lot of accelerators also which have started opened up, and they help you in everything in terms of building the product also. उस product को हम कैसे market में लेके जाएं, plus they give you some capital also, and they give you good expert guidance at that point of stage. So आपने prototype बनाया, वहाँ पे उस टाइम पे you raise some external capital from angels or accelerators, and then you roll it out in the market. And फिर market में आप जब उस प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, कस्टमर्स के पास लेके जाते हैं, तब लाइक आई सेड कि कस्टमर्स उस चीज़ को कैसे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहा, कस्टमर्स रिटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कस्टमर्स फ्री से पेड, कई है ना, कई कंपनीज पहले फ्री प्लान्स देते हैं, देन दे गिव द पेड प्लान्स एंड ऑल दैट, सो दैट कस्टमर्स को टेस्ट करने लग जाए. तो जब फ्री प्लान से पेड प्लान्स में कितने आ रहे हैं, जब आपको कुछ ऐसी स्टैटिस्टिक्स का आइडिया लगता है कि हाँ मेरा प्रोडक्ट इज गुड इन द टू गो इन द मार्केट थ्रू आउट, then you raise another set of money from business angels, from angel investors majorly, or certain micro VCs जो early stage, बहुत ही early stage में डालते हैं. So you have an ideation stage which is called as a pre-seed or idea stage. Then you move towards prototype. Okay, that is your pre-seed seed stage. And तब आप उसको तब आप जब फंड रेज करते हैं तब आप माइक्रो VCs को लेके आते हैं और एंजल्स को लेके आते हैं. वहाँ से फिर आपकी जर्नी चालू होती है इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, टेकिंग योर प्रोडक्ट इन द मार्केट विद द कस्टमर्स. ओके, एंड देन फिर आता है आपका प्री सीरीज ए, सीरीज ए लेवल. जब आपने एक प्रोडक्ट मार्केट फिट ले लिया है, प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब ये है कि यू हैव योर प्रोडक्ट इज लाइक्ड बाय कस्टमर्स, योर प्रोडक्ट इज बीन यूज्ड बाय कस्टमर्स, योर प्रोडक्ट और योर software or the kind of idea that you have, वहाँ पे customers retain भी हो रहे हैं. All of those things once you have, that is very reach to pre-series A, series A level. वहाँ पे आपके पास VCs इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम पे, जब आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो चुका होता है कि हाँ there are several number of customers who are using our product regularly, they're liking our product, they're retained and everything else. तब आप एक सीरीज A पे आते हैं, तब आपके पास VCs आते हैं, फैमिली ऑफिसेज आते हैं, एंड देन फिर उसके बाद आप जाते हैं, जब आपकी जर्नी फिर अब एक्सपेंशन मोड पे जाती है विच इज कॉल्ड अ ग्रोथ स्टेज, जब आपका सीरीज बी, सीरीज सी स्टार्ट होता है. व्हेन जब आपका प्रोडक्ट इज लाइक मैसिवली यूज्ड एंड नाउ यू आर एक्सपैंडिंग इनटू डिफरेंट ज्योग्राफीज और यू आर एडिंग मोर प्रोडक्ट लाइन्स एंड यू नीड मनी टू एक्सपैंड, तब आपका सीरीज बी, सीरीज सी स्टार्ट होता है. दैट इज अ ग्रोथ स्टेज फेज.
एंड फिर लास्ट में आता है या तो आपका IPO स्टेज या फिर आप एग्जिट लेते हैं एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. सो दीज आर सम ऑफ द स्टेजेस विच आर देयर. अब ये हर एक स्टेज में बहुत डिटेलिंग्स है, हर एक स्टेज में बहुत न्यूआंसेस हैं, हर एक स्टेज में किस तरीके के इन्वेस्टर्स को आपके पास आना चाहिए वो काफ़ी है. तो वो इस पॉडकास्ट के दौरान तो मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, बट दिस इज लाइक अ बेसिक ऑफ इट. थैंक यू वैभव. सो हम समझते हैं पॉडकास्ट के अंदर उस सब फेजेस को कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिएशन फॉलोड बाय द फर्दर स्टेजेस. अगर मैं क्यूबिट कैपिटल की बात करूं तो आप किस स्टेज पे हेल्प करते हैं? सो हम स्टेज पे हेल्प करते हैं प्री सीरीज ए लेवल एंड बियॉन्ड, और उसमें फिर हम हर स्टेज तक जाते हैं. जब प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट आ चुका है, जब आपको मनी चाहिए टू एक्सपैंड एंड ग्रो द बिजनेस एंड यू नीड अ लार्जर कैपिटल, तब हम लोग वी मेजरली वर्क विद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. इंस्टीट्यूशंस माने कि आपका वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए, आपके फैमिली ऑफिसेज हो गए, आपके कॉर्पोरेट्स हैं जो स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करते हैं. सपोज सैमसंग ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है या फिर आपका जोमेटो ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है स्ट्रैटेजिकली. सो दैट इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टर. देन आपका कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल आर्म्स होती हैं, ऐसे बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, उन्होंने एक अपना आर्म बना रखा है सेपरेट जस्ट टू इन्वेस्ट इन कंपनीज. सो वो हो गए. तो वहाँ जो इंस्टीट्यूशनल लेवल है हम वहाँ पे मेजरली आते हैं व्हेन दे नीड सम गुड कैपिटल टू ग्रो एंड एक्सपैंड द बिजनेस. सो प्री सीरीज ए लेवल से लेकर हम हर स्टेज तक जाते हैं टिल द एंड. अब हर स्टेज के हिसाब से इन्वेस्टर्स अलग हैं, बिकॉज आपका स्टेज अलग है, आपका साइज अलग है, आपको कितना हाउ मच मनी यू आर लुकिंग टू रेज दैट इज डिफरेंट. सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, there's different set of investors which are there for different set of stages. So but we help in throughout from pre-series A level to beyond till their exit. हर तरफ आप देखेंगे AI आपको सुनने को मिलेगा. When we talk about the Qubit Capital, we say Qubit Capital is first and the only AI enabled tech platform for the startups, जहाँ पे आप startups और investors की मैच मेकिंग कराते हैं. So this sounds something quite interesting basically. So how exactly this works? ये AI का किस तरह से आप Qubit Capital के अंदर यूज़ करते हैं और किस तरह से स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के आप मैच मेकिंग कराते हैं? बिल्कुल. दीपक जी, see, there are a lot of other tech platforms which are there, across the world if you look at, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं in the fundraising aspects of it. हम पहले इस तरीके से है कि the way we use our experience, the way we use technology, so it is not about what we do, it's about how we do it, and that is where we have found our mode, and that is where we are different from the public. Now अब इसमें टेक और एक्सपीरियंस ब्लेंड करके ही चलते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हमारा जो टेक्नोलॉजी होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्टली गेटिंग the whole data science behind it. So we gather a lot of data. Our algorithms tracks the behavior of each and every investor. वो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी स्टेज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस साइज ऑफ द कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाउ मच मनी दे आर इन्वेस्टिंग इन एनी पर्टिकुलर कंपनी, what are the kind of investments they have made in the past, what geography in which they invest. So whatever it is needed to know about any investor, we know everything. So that starts from there. अब उसके ऊपर we build intelligence over it. That okay, for example, for this particular company, it's into healthcare. It's so sector is healthcare. Your location is, say for example, India. Your size, they are doing a revenue of say करीब 20 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, और ये दे आर लुकिंग टू रेज अप्रॉक्सीमेटली से 50 करोड़ के आसपास. सो नाउ आर एल्गोरिथम्स ट्रैक्स की फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी हमारे पास कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इस स्टेज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. से फॉर एग्जांपल दैट एट अ सीरीज ए लेवल, इस साइज ऑफ द कंपनी जिनका रेवेन्यू 20 करोड़ है, ये 50 करोड़ रेज करना चाहते हैं. तो कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो 50 करोड़ के राउंड में इन्वेस्ट करते हैं, कौन से तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं. सो वी गेट दोज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर रेलेवेंट. सो करेंटली आवर प्लेटफॉर्म गिव्स एन एक्सेस टू मोर देन 20,000 plus इन्वेस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. बट ऑब्वियसली you can't reach out to all 20,000 because all of them are different.
So we carry out, say for example, out of these 20,000, these 400 investors are relevant for this particular company. फिर हम देते हैं कि उसके इन्वेस्टर प्रेफरेंस क्या है. Is he looking to have financial investors only, or he is also looking to have more value than money, as in strategic investors? So is he does he wants only the domestic investors like investors from India, or he want global investors also? So अब उसके बेसिस पे हम उसका इन्वेस्टर प्रेफरेंस प्ले करते हैं कि दैट से फॉर एग्जांपल आउट ऑफ दीज 400 इन्वेस्टर्स दीज 300 आर रेलेवेंट एज पर द कंपनी एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स, प्लस एट द सेम टाइम इट इज़ रेलेवेंट एज पर द इन्वेस्टर प्रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फाउंडर. देन फिर उसके बेसिस पे आता है कि अब वैल्यू चाहिए हमें. सी आई ऑलवेज से इट इज़ नॉट अबाउट द कैपिटल, इट इज़ नॉट अबाउट द मनी. It is majorly about where the money is coming from. Whether investors आपके विजन से अलाइन करते हैं कि नहीं करते हैं. सो हम उनका पोर्टफोलियो कंपनीज देखते हैं. फिर हम ये भी देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से और ये इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो कंपनीज के हिसाब से इट कैन बी अ वेरी गुड मैच, बिकॉज ऑब्वियसली द इन्वेस्टर ऑल्सो कनेक्ट्स विद इन देयर पोर्टफोलियो कंपनीज, तो इट कैन बी अ गुड वैल्यू. Plus, since they have invested in such kind of companies, they also have created a lot of experience into this field. They have developed a lot of network into this field. So उसको पैसा ही नहीं, उसको he is also getting that kind of a value out of it, that experience out of it. So plus फिर अब आता है मार्केट पे. मार्केट का क्या insights है? So whether this particular market is growing or not growing, what the way एक टाइम था अभी 1-2 साल पहले जब VCs were slowing down. Then we raised money from family offices and corporates. VCs in the US were slowing down. So we got money from different countries also. So all of these market insights and everything, ये जो भी मैंने आपको बताया, everything is automated. We have created that automation and that AI gets कि ये final list है which this founder to whom we should take this opportunity. ये कुछ इन्वेस्टर्स हैं, से फॉर एग्जांपल अब वो 150 आता है, 200 आता है, 250 आता है, वट एवर इट इज़. सो ये इन्वेस्टर्स आर रेलेवेंट फॉर दिस कंपनी on the base of all the kind of parameters. So there are more than 50 plus parameters that algorithm surf on, that algorithm works on, and then they get the final, that. And उसमें भी ये होता है कि whether, say for example, these investors that we've got, how many of them are high match, how many of them are good match, how many of them are reasonable match. On the basis of all of these things, उसका portfolio, उनका vision क्या है उस investors का, कौन सी तरीके की company को support कर रहे हैं, all of these things are automated at the same time. So that is how our AI works. So we blend, and then फिर हमारा experience work करता है उसमें कि इस particular company के लिए what should be the right strategy, what are the kind of investors they should touch upon, considering their current requirements as well as long-term vision. So वहाँ हमारा experience play होता है. So it's a blend, you can say it's a marriage of between technology and our experience at the same time. क्यूबिट कैपिटल ने अभी तक अनेक स्टार्टअप्स को फंडिंग में मदद की है. जैसा कि हमने शुरू में बताया कि 64 स्टार्टअप्स को अभी तक आप फंडिंग अरेंज करने में मदद कर चुके हैं. तो किसी भी स्टार्टअप को फंडिंग अरेंज कराने के लिए हेल्प करने से पहले आप उसमें क्या चीज़ देखते हैं? Firstly, every stage is different. लेकिन अगर हम जनरल बात करें कि ऑन एन एवरेज हम क्या कुछ ऐसे पॉइंट जो हम सभी कंपनीज में देखते हैं. सी फर्स्ट इज आपका विजन कैसा है, हाउ बिग द विजन इज विच इज डिस्ट्रप्टिव एंड सॉल्विंग अ ग्रेट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम वो नहीं कि जो सिर्फ आपको लग रही है, प्रॉब्लम वो जो एक्चुअली है वर्ल्ड में. सो कई बार हम डिफरेंशिएट कर जाता है कि हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली होगी. So that is very important. Then the team which is there, आपकी टीम कितनी experienced है, कितनी passionate है. So कहीं पे experience काम आता है, कहीं पे passion बहुत ज़्यादा. Passion तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है if you're running any startup. And उनका vision कितना बड़ा है, वो how much they're hustling towards getting to that vision. What is the pedigree of those founders? So that is another thing which is very important. Another thing is that whether your customers are liking your product or not, whether there's retention or not. So product market fit से ऊपर level होता है
कि जब हमारे वी हैव गॉट लाइक गुड वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स विच आर देयर एंड हु आर you know liking a product, they're retained and everything else, and उनके बेसिस पे कई कंपनीज रेफरेंस चलाती हैं, सो वेदर यू गेटिंग इनफ रेफरेंसेस और नॉट. सो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट वेदर यू आर एट अर्लियर स्टेजेस. अगर हम अर्ली स्टेजेस की बात करें तो आपका हर कस्टमर्स के बेसिस पे आपको प्रॉफिट होना चाहिए. ओके, भले ही आपकी कंपनी उस टाइम पे प्रॉफिट नहीं कर रही है, बट आपको आपके हर एक कस्टमर से यू शुड हैव अ प्रॉफिट, नहीं तो स्केलेबिलिटी में बहुत इश्यूज आएंगे एंड देन फिर यू विल बी फॉलोइंग इन दैट बबल. सो आई ऑलवेज से कि आप सस्टेनेबल बिजनेसेस कितने बन सकते हैं, वो चीज़ वो आप द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी विच द फाउंडर इज हैविंग current as well as long term, whether it is towards shaping a sustainable business or not. Plus, we also look at what are the kind of investors they have already taken. उनका pedigree कैसा है? So उसके बेस are they only focusing on the capital, or they're focusing on getting the capital from the right person? That should be broad enough. Okay. सो मैं नेक्स्ट सवाल आपसे वैभव ये रहेगा कि किसी भी फाउंडर को क्या करना चाहिए. ये तो जनरली हमें बहुत जगह सुनने को मिल जाता है. बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्टार्टअप के फाउंडर्स वो कौन सी गलती करते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक होती है इस केस में. This is one thing which I always say and इस इंटरव्यू में बहुत काफ़ी बार मैं यूज़ कर चुका हूँ. It is about from where you are getting the capital. मेजरली क्या है, गलती ये चीज़ भी होती है कि हम सिर्फ we are only focusing on getting the capital. Most of the founders, but they're not focusing on getting the capital from that person who can add value in the growth of their business, be it through their experience or through their network, so this is a very critical need. Second, when you are pitching to any investor, don't just open up your PPT and just start sharing the problem statement to the solution and then taking it till the end slide by slide. Make it in a form of a story. Story majorly sells. What is your why? Why? And it's not just about what is your why. It is also about why now. Why तो आ गया, लेकिन आज क्यों? So that is also very critical. So storytelling is also a very important aspect of it, which a lot of founders miss at. It's not just about you have built a great product, but whether you are able to share it emotionally and rationally with any investor, and how you're showcasing that story, so that founder believes in the kind of a product that you have built, the kind of impact that product has made, and why you are doing this now, why it is needed now. And plus, yes, you are the right people to do it. So वो conviction, वो confidence, वो ज़रूरी है. Another thing which I missed out, जो हम देखते हैं companies में, which is about momentum versus traction. It's not about certain milestones. क्या ठीक है, मैंने ये revenue milestone है वो मैंने achieve कर लिया. It's about consistent momentum that whether you're building it or not. That is also very much needed. Consistency is the key basically. Yeah. कंसिस्टेंट, आपका रेवेन्यू कंसिस्टेंट होना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट यू हैव टच्ड अ माइलस्टोन, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है. मोमेंटम ट्रम्प्स योर ट्रैक्शन और रेवेन्यू माइलस्टोन्स. सो बट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे कई फाउंडर्स मिस्टेक कर जाते हैं. किसी भी स्टार्टअप के अंदर एक माइलस्टोन को अचीव कर लेना हर स्टार्टअप के लिए एक तरह का ड्रीम होता है कि इस माइलस्टोन तक हमें जाना है. बट हम ये भी जानते हैं कि बहुत ही जो सक्सेस रेशो है कम है इस इकोसिस्टम के अंदर. सो एक वो मोमेंट या वो डेटा पॉइंट्स कौन से होते हैं जिसके बेसिस पे कोई भी स्टार्टअप फाउंडर ये महसूस कर सकता है कि नाउ इट इज़ माय टाइम. एक वो स्टेज कब आती है जब किसी भी स्टार्टअप फाउंडर को ये लगे कि हाँ, नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू स्केल, नाउ आई कैन गो फॉर कैपिटल रेजिंग एंड एवरीथिंग.
जैसा कि आपने बताया कि ये एक मेजर गलती भी होती है स्टार्टअप्स की कि वेयर दे आर रेजिंग फंड्स फ्रॉम. सो एट व्हाट टाइम ऑफ पॉइंट शुड द फाउंडर रियलाइज कि नाउ दिस इज द टाइम फॉर मी टू गो अहेड? सी, अगर मैं बात करूं मेजर कैपिटल रेस की, तो वो स्टार्ट होता है जब आपको रियलाइज हो जाता है कि हाँ, फर्स्ट पॉइंट इज माय कस्टमर्स. My customers are liking that product. The retention rate is quite high. Churning is less of my customers. Okay. Plus, I'm getting repeat customers, or I'm getting references from the customers. So that is one. And second is, like I said, momentum versus traction. हाँ, मेरा consistent revenue आ रहा है. It is not like if I'm touching 1 crore of a revenue or 5 crore or 10 crore of a revenue. सो वो अभी मैंने कर लिया है, लेकिन आगे कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं होगी. सो वंस यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर ग्रोइंग मंथ ऑन मंथ, सो वहाँ आपका कंसिस्टेंट मोमेंटम बन रहा है आपकी ग्रोथ का. देन अनदर थिंग इज योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी. आई एम गेटिंग, सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट लाइक आई सेड अर्ली स्टेजेस, मेरा पर कस्टमर प्रॉफिट बनना चाहिए. अगर वो नहीं हो रहा, देन स्केलेबिलिटी इश्यूज आएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्केल करेंगे आपके लॉसेस और इंक्रीज होते चले जाएंगे. एंड अनदर थिंग इज कि क्या मैं इस तरफ ड्राइव कर सकता हूँ कि आई कैन बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस. वो थॉट होना चाहिए उस टाइम पे. प्लस, डू आई हैव दैट टीम विच कैन even if I'll scale 10x, तो मेरी टीम, I have that kind of a team who can handle that kind of a scale. जब आपको ये लगता है, then go with some good investors, and because then you'll be going with power, because you have all the matrices checked. So my another question is, as we say, your network is your net worth. So networking is very important, whether we are doing a business, whether we are into established business or a startup. So networking का बहुत important role रहता है. तो क्या एक startup founder को भी networking के अंदर involved होके work करना चाहिए, या किस तरह से वो अपने product को आगे से आगे बढ़ा सकते हैं? कि सी, देखिए, नेटवर्क बहुत ज़रूरी होता है. इट इज़ अबाउट हु यू नो. एंड आज की डेट में द रिलेशनशिप्स विच यू क्रिएट ऑफन टाइम सरपासेस अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. तो द रिलेशनशिप्स ईदर विद इन्वेस्टर्स, ईदर विद द काइंड ऑफ customers that you have, or the people who have built businesses. When you network with those kind of people, you learn a lot and your horizon opens up. Plus, that can help you in growing also. Those people can help you, that network can help you in growing as well. Plus, at the same time, the people whom you are with, that shapes your mind, that shapes your thoughts. So आपका mindset shift बहुत होता है. So networking is a very, very important aspect, which I feel, which a lot of people are following that, but a lot of people feel that, no, I am not into networking. I have a product, I'll build that. Networking की क्या ज़रूरत है? But they are missing a very critical point in terms of आज की डेट में networking is very crucial. Whom you know really adds a huge value, whether in your business or in your personal life. Vaibhav, we know you are also quite socially involved person. So you are a member and you are also connected with the corporate connection. So how networking has helped you? क्या किसी तरह का personal या professional level पे भी आपको उसका benefit मिला है? So there are few factors. Like I am a member in corporate connection since last 5 years. पहली बात तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल से मेंबर है, तो वो तभी होते हैं कि जब आपको लग रहा है कि yes, there is a lot of good elements in this organization, or a lot of good value in this organization. So first thing is relationships. I've got some amazing relationships and corporate connections, not just in my own chapter in my own city, but in multiple cities in India and also multiple countries globally.
So firstly is the kind of relationships I got, and now I've got friends and brothers in like every city and every country. वो कहाँ मिलता है आपको ऐसे? True. So even if I'll go to Bombay or if I'm going to Mexico, I know that they are friends over there. They are brothers or sisters over there. So that is one thing which I'm very happy about. So wherever I go, I really get that good welcome, and plus at the same time, people are there who are there to be there with you or help you out and all that. So the kind of relationships that I've developed, nurtured. So that is not just helping me, a professional journey, but also in my personal. Second is, see, like I said, it is all about the people whom you are with. What is the kind of mindset that they have? Are they hungry for growth? Are they passionate for growth? Are they thinking long term? Are they thinking big? And in CC, I have met a lot of members who are like that. And that is where when you are having a conversation, your conversation is similar because you are having this with a like-minded person or with someone who know much more beyond you. So you're learning in that case. So I've learned a lot. And whenever I am in the middle of the members of Corporate Connections, most of them are having that kind of a mindset. So you learn a lot. And plus, you also get inspired from those people. Okay. So that is also one of the things which I have which helped me out in my, you can say, circle which I've created for myself. Very good circle that I've got now. Another is, last but not the least, is I've got an amazing partners. I've got an amazing partner in Mexico who is a CC member in Mexico, but now helping me to grow my business in Mexico. Similarly, I've got a partner in Canada. I've got a partner in Dubai. I've got a partner in Germany. I've got a partner in UK. I've got a partner in few cities in India. So I've got some great partnerships and where we are making collaborations. How we can grow much more bigger and longer and faster. It is how, we have created those kind of partnerships and collaborations. That is where it has helped me a lot. From your response itself, Vaibhav, I can feel you are enjoying the networking a lot. I'm enjoying totally. That's great. So I would like to come back to one of our previous questions where we discussed कि क्या stages होती हैं startup की and how you can help in those stages. So within that answer, you mentioned that investment can be from the friend and family, investment can be from the VCs, investment can be from the angels. So ये terms किसी भी एक normal person के लिए काफ़ी fancy होती है. So I would request you, if possible, to just elaborate these terms so that it can be easy for our viewers who are listening to this to understand what exactly these are. Definitely. So in terms of angel investors, see, these are individuals who are having wealth and they are investing their money in the businesses. So normally पहले होता था कि as an individual, say for example, I was invested in stock market. But now I'm investing a portion of my wealth into unlisted companies which are like startups, okay, where I'm putting the money in the business as an individual capacity. So I am an angel investor then. Now there's certain angel investors which are there who are just having wealth and they're just putting in the money. There's certain angel investors who are like, say for example, you are seeing in Shark Tank. These are those angel investors who are investing money, plus at the same time, they're also adding value through their experience and through their network. So that is what it is, an angel investors who invest early. तो वो जल्दी invest करते हैं, एक early stage में invest करते हैं, and they invest in a smaller ticket sizes. Then आता है family offices. Say for example, I have a family and I have collected my family's wealth and I've created an institution which is, having my family wealth, and that institution is investing. So it is my own institution, which I term it as family office. And through that, I'm investing in multiple areas. Either it can be in startups, either it can be in listed companies, or it can be real estate. So I've created एक तो है कि मैं as an individual invest कर रहा हूँ. एक है कि that I've accumulated the wealth of my family.
and now through that family office I'm investing. Like जैसे Marico Group है जिनका Parachute Oil है, and so उनका family office है Sharp Ventures. So they invest through Sharp Ventures. That's their family office. Then is venture capital funds. So your venture capital funds are institutions जिनमें, say for example, I got the funds from investors and now I'm deploying that money into various good opportunities. So like you term it as mutual funds. Mutual funds में investors invest करते हैं और जो म्यूचुअल फंड को रन करते हैं वो देखते हैं कि अब इस फंड्स को मुझे कहाँ डिप्लॉय करना है, कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, एंड ऑल ऑफ दोस एरियाज जहाँ से वी कैन मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑफ माई इन्वेस्टर्स. सो वेंचर कैपिटल फंड्स आर लाइक दैट. सो दे हैव क्रिएटेड एन इंस्टीट्यूशन through which they are getting the money from the investors, and using that pool of money they are investing in companies as an institution level, and they invest a higher ticket size. Now it starts with micro VCs to invest smaller, and it can go as high as like somebody is investing 200 crore, 300 crore and all that. Private equity funds are similar, but they come at a later stage when the company is mature, when the company is towards like when they have like accumulated a high amount of revenue and they are mature in that case, and now they want to expand to a greater level. That is where a private equity fund comes in and mature businesses, and they invest in a higher ticket sizes. But again, the concept of VCs and private equity funds are same in terms of they are using the money from investors and then they are deploying the money in the companies. Then there are corporates. Corporates are like आपका, say for example, Reliance is investing in some company or Zomato is investing in some company. So as a corporate, मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो मुझे स्ट्रैटेजिकली हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, या तो जो मैं नहीं कर रहा उसमें है एंड ही इज हेल्पिंग मी इन दैट, प्लस आई एम गिविंग द मनी, एंड स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट फिर उस कंपनी के लिए भी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आज हमारे एक क्लाइंट था, दे आर इनटू क्वांटम कंप्यूटिंग. सो दे आर मेकिंग सुपर कंप्यूटर्स एंड दे आर वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया टू बिल्ड सुपर कंप्यूटर. Instead of going to financial investors who are just putting in the money, we have taken that company to Intel, to Cisco, to Qualcomm. Now Intel, Cisco and Qualcomm, if they invest, they'll be investing strategically, which can open the doors for this business. Plus at the same time, so the startup is getting that value from that corporate, because obviously if Intel is coming in, he can open the doors to him in terms of his distribution. Similarly, Intel is also getting benefited because the kind of technology this company is creating, it's really beneficial for them as well. Right. So वो strategic investors होते हैं, वो corporates होते हैं. These are some of the like basic level of information in terms of the investor class. Okay. If we talk about the startup ecosystem, आज से almost 15-20 years पहले किसी भी person को startup करने के लिए या कोई business run करने के लिए एक बहुत ही लंबे प्रोसेस से जाना पड़ता था, एंड उसमें भी मनी रेज करना तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हुआ करता. बट इफ़ वी सी लास्ट 10 years स्टार्टअप के अंदर इकोसिस्टम में बूम है. देयर आर लॉट ऑफ VCs एंड मल्टीपल पॉइंट्स है जहाँ से फंड रेजिंग की जा सकती है. सो हाउ इज़ द इंडियन इकोसिस्टम ऑफ द स्टार्टअप इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? डू यू सी एनी पॉजिटिव थिंग्स आउट इन द इंडिया विच आर better compared to another countries and the overall startup? See, we are getting towards the positivity now. If you'll see India demographic wise, the kind of young population we have, tech savvy population we have, plus the huge domestic population that we have, that is one of the plus point of India. Second is the kind of initiatives that the government is taking in terms of Startup India, in terms of various other now accelerators also coming. So we are moving toward digital infrastructure. UPI is the biggest example of it. How UPI has transformed, into a lot of companies are using that UPI, and because of which they are growing a lot.
okay, in India, which you'd see. So one is about the kind of domestic, population that we have. It is so vast. So which is very good for, say, like, for example, any direct-to-consumer companies there. जो say for example apparels बनाते हैं, कितना बड़ा market है इंडिया में उसके लिए. Second thing is young population that we have, tech-savvy population that we have, the digital infrastructure that is getting created. So there's a lot of positivity which is there in India and the kind of government initiatives that are there. Plus now the programs like Shark Tank. Plus there are a lot of accelerators which are coming up. There are a lot of investor community that is getting formed. The kind of awareness that is going on in the entire country. Soon we can be the biggest. वैभव, सभी इंडस्ट्रीज़ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, और इसी को लेते हुए मेरा जो अगला सवाल है वो स्टार्टअप्स के कुछ नेगेटिव पॉइंट से रिलेटेड है. हमने रिसेंटली एपिगेमिया के सीईओ की ट्रेजेडी के बारे में न्यूज़ सुनी, विच वाज इनफैक्ट सैड न्यूज़, एंड इसी तरह के कुछ इश्यूज इवन ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल भी शेयर कर चुके हैं, विच इज़ रिलेटेड टू बर्नआउट एंड मेंटल स्ट्रेस ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर्स. सो क्या आपको लगता है कि ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर एक गहरी समस्या है जिसका कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और किस तरह से कोई भी स्टार्टअप फाउंडर अपने वर्क और लाइफ बैलेंस पे वर्कआउट कर सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ स्टार्टअप वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है और ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है विच शुड बी एड्रेस्ड. सी, अभी क्या हो रहा है कि द फाउंडर्स आर फोकसिंग, इन्वेस्टर्स का वो आता है फोर्स. If the company is not growing to that level or scale that much faster, responsibility towards that team, customers, whether the company is growing or not, everything is like surrounded. And the founder are facing a lot of like what you can say stress due to all of those factors. What I feel is one which is very basic. They should start delegating a lot. The founder's role should be working on strategy, working on how they can grow faster, and they should keep themselves out of the operational heaviness, and they should delegate more. That is one thing which I would like to share. Another thing is that see, business wise काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं. I would like to take a different route in terms of when you talk about mental health. One should focus on their health, physical health, because a healthy founder can build a better company. True. And burnout is not like a brand, it's a liability. अभी आज के डेट में ये होता जा रहा है कि बर्नआउट, मैं बर्नआउट कर रहा हूँ and all of these things. No, it is not like that. So they should focus on their physical health, and one very important aspect of it is they should also focus a lot on spirituality. So meditation and everything. Meditation, and you visualize your whatever dreams which you want to have. You start visualizing those dreams. You take inspiration from that rather than make it a responsibility or a liability. And they should meditate a lot. So spirituality is very, very important element, which I have discovered myself very recently. And in the last 3-4 years, I've realized that, and that has really helped me a lot in terms of my own mindset, the positivity around me, and now negativity doesn't touch me at all. So that is one thing, and they should also spend time with their families. So I feel, and that has been like proven in science also, it should be 80% inner work and 20% action. That is where you can manifest, and that is where you can achieve a lot of your things. People are hustling and taking actions but not solving their inner game. Inner game is the most important aspect of it. So moving ahead with this positive attitude of yours, Qubit Capital के लिए इंडिया के अंदर आपके क्या इनिशिएटिव्स हैं? Because as we know, Qubit Capital have been working into US and Europe since a long time.
So what is your vision and what are your initiatives in India for specific for this? So Deepak ji, हमारा 90% global business है, and globally we work from startup to growth stage or late stage companies, established companies. In India specifically, what we have been working on this year, we started in India, and we are focusing on established companies who are looking to get an IPO in the next 3 years, or who wants to raise capital for growing their business and expanding their business and scale their business. So the established companies here, for example, who are having a revenue of at least 500 crores, and they're looking to expand and scale their business. That is one. Second is they are looking to get their IPO in next 2 to 3 years. That is where we get funds for them now. Because if they are able to get the funding right now, they'll be able, it can help them in scaling the business. And obviously it will enhance their value of the IPO as well. Because the more the business will grow, the IPO value will also grow. Second is that the investor who will be there in the IPO, they'll be seeing who is backing the company. And if there are some good investors out there, which are there on the, in the company, it really adds more credibility in the value in the company. Also, on the other hand, that the investor are also bringing their network, their experience, because they have seen company failing and building. So they know they're getting their experience, they're getting that network, which is helping the company to grow much more bigger, more than the money. So that is where we are like helping these companies to expand their business, getting a good fund right now, and then so that they can build a business. So we're getting private equity funds, we're getting corporates from India and from abroad both. So we're getting, and our one of our very, you can say, we are very excited about one thing is that we want to get global investors investing in India. So now we have a good network, we have got great experience working globally. We want to get global investors investing in Indian companies. That's quite interesting. So I can say that any connect or any companies who are looking for a good funding for their organization, maybe in 200, 300 CR, they can get in connect with Qubit Capital. Yeah, so if they're having the established companies that are having a revenue of more than 500, it can be 1,000 crores, 2,000 crores, whatever, but they are now looking to expand and grow furthermore. That is where we can get the funding between 200 crores to 1,000 crores for them. Getting that funding, getting the good kind of investors which can help the company to grow. So we're getting, in fact, we are talking to a lot of Japanese corporates also to invest in Indian companies. We're talking to a lot of corporates in the US. Plus Indian investors are there, which are also there. So where we are helping these companies to further expand and build great foundation to before their IPO. And the IPO value will significantly get higher. That's great, Trevor. So after all this startup and serious talks, now let's have some fun out in this thing. So I have a couple of rapid fire questions for you. मैं shoot करूँगा and you have to just answer in yes or no without thinking about it. That's our first and only condition. Okay. So my first question is, सिर्फ टेक स्टार्टअप्स को फंडिंग हो सकती है? बिग नो. एंजल इन्वेस्टर्स और वीसी सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए? नहीं. अगर फाउंडर का एक्सपीरियंस कम है तो फाउंडिंग मिलना मुश्किल है? नहीं. नॉट रियली. बूटस्ट्रैप का मतलब है स्टार्टअप जल्दी स्केल नहीं कर सकता? इट्स नॉट देयर. ओके. एंड मार्केट बड़ा हो तो आइडिया ऑटोमेटिकली चल जाएगा? नहीं. नॉट रियली. Okay, so however, my final question to you is, any sort of advice which you can give to our viewers who are looking to start with something or who are already working on some ideas, or even they have established or raised some funds.
सो क्या कुछ ऐसी एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे जो उनकी जर्नी में उन्हें हेल्प दे? See, since I come from a funding background, so I'll give the advice accordingly. So there are a couple of things which I feel. One is that when you are raising capital, you should not go and approach all the kind of investors. Firstly, we should see what are our current requirements and what is our long-term vision. Now start doing some research on the investors. Which of the investors would be aligning for my long-term vision? Which if the investors can add value in my company, look at their portfolio companies also. उन्होंने कैसी companies में invest किया हुआ है. So do some more research on what is the kind of investor who would be apt for me. Second is, like in this only, one should not only look at financial investors. They should also look at the investors who can bring in the strategic value in the growing my business. A lot of startups are failing in this. They are just going after money. They should go after money plus strategic value, because that can help in growing their business much more faster. Plus at the same time, they'll be able to get that experience and network of those investors. So that is one piece of advice which I'll share, that have a blend of both financial and strategic investors. And research on the investors more, which of the investor would be relevant for me. Because if you're not touching the relevant investors, you'll obviously be seeing a lot of rejections. It will further, demotivate you. Focus on only the relevant investors, research on them, research on their portfolio companies, research on the insights about those investors, and get financial plus strategic investors both. Have a blend of both the investors, and then it will really help your business in growing fast and bigger. Another piece of advice which I feel is, when people are raising funds, say for example, I've raised a current round. Now I'll be raising a next round in say 18 or 24 months. Other milestone is that कि मुझे ये 18 से 24 months में ये फंडिंग दूसरी लेके आनी है, and there is certain milestone attached to it. मेरे को milestone अचीव करना है. Rather जो आपने अभी रेज किया है, उस फंड्स को आप इस तरीके से यूज कीजिए कि 18 to 24 months में I can build a sustainable business that मेरा बिजनेस खुद के रेवेन्यू से चल रहा है. हमारा ये फोकस पॉइंट होना चाहिए उन 18 से 24 महीनों में टुवर्ड्स फ्रॉम आवर नेक्स्ट फंड रेजिंग. उस बीच में हमें इस फंडिंग को यूज करते हुए ऐसे बिजनेस को ग्रो करना है, डेवलप करना है कि हमारा बिजनेस खुद से चल सके. एंड जब हम फिर 18 to 24 months के बाद जब हम फंड रेज करेंगे, we'll be with a different power, and there will be better investors and bigger investors who will be coming and investing in a company, plus our valuation will also grow significantly higher. Instead of just आज की डेट में फंडिंग सिर्फ एक माइलस्टोन बन गया कि हाँ आई नीड टू गेट फंड्स, मैं जितना फंड रेज करूँगा I'll be having good name in the market, and my startup will or my company will be it will be having a brand. But they should feel that utilizing this money into building a sustainable business will take them to a far longer view. That is what I'll advise. Thank you, Vaibhav. That was really awesome. And we thank you for having coming to the show and gracing us with all your knowledge out there. It is all my pleasure, Deepak ji. Thank you for inviting me. Thanks, sir. So ये थी मुलाकात सीए वैभव तोतुका से. फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी एक नए बिजनेस लीडर के साथ में. टिल दैट, स्टे क्यूरियस, स्टे इनोवेटिंग. थैंक यू.